हेलो दोस्तों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जो कि हर एक पीजीटी और पीएसटी पेपर से उठाए हुए ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो सेशन है स्पेशली है यूपीजीआईसी गवर्नमेंट लेक्चरार के लिए, और इसके अलावा आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, हर एक स्टेट के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली जो पेपर्स में उठाए हुए क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी एक कोऑर्डिनेशन का सेशन देखा था, एक और हम कोऑर्डिनेशन का सेशन जिसमें हम पूरे के पूरे डी ब्लॉक भी देखेंगे और कुछ एफ ब्लॉक से रिलेटेड भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और सारी ट्रांजिशन सीरीज और जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर पीजीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछेगा, कुछ एक दो क्वेश्चंस एडवांस पूछता है, तो वैसे क्वेश्चंस भी इस सेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कुछ थोड़े बहुत आ जाते हैं जेम या नेट लेवल के, वो भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हार्ड क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ट्रांजिशंस होते हैं बिल्कुल, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो है, द एनर्जी लेवल ऑफ 5D ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्प्लिट होती है। देखो, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात होती है, दोनों हम ऑक्टाहेड्रल में भी देख लेंगे, टेट्राहेड्रल में भी देख लेंगे। तो जितने भी ये जो D5 शेल होती है, D5 अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये T2G में स्प्लिट करते हैं, और EG में, जिसमें EG की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो टेट्राहेड्रल फील्ड होती है, तो यही डी शेल स्प्लिट करती है पहले ई में, और हायर होता है इसका T2। अब इसमें जी हटा देते हैं यूजुअली, बिकॉज ये जी रेड नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है प्रेजेंट। अब इस हिसाब से ये होगा, और यही इसमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर ऑक्टाहेड्रल है, ईजी की एनर्जी ज्यादा होगी T2G से, टेट्राहेड्रल में T2 की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E। पूछा था ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, तो एनर्जी EG की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू T2G। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज ऑफ डेल्टा नॉट एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड टू। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हमने देखी, ये दोनों आपस में रिलेट भी करी जाती हैं। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर हम क्रिस्टल फील्ड, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, और इसी को ही अगर हम टेट्राहेड्रल से रिलेट करना चाहें, तो डेल्टा टी स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड बराबर होती है 4/9 डेल्टा इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये रिलेशन होता है। तो अगर किसी भी फील्ड में हमें पता है अगर एनर्जी, तो आप दूसरी टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे भी हम, आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस फॉर्मूले को भी हम यूज करना सीखेंगे, इस फॉर्मूले को भी यूज करना हम देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा करेक्ट है, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल ओ, ए ऑप्शन में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों किसमें शो हो रही होंगी, और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का है, जहां दोनों ही शो हो। हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में देखते हैं, हर एक ऑप्शन को डिटेल में ही बात करी जाएगी। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में इथिलीन डाई अमीन, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर किसी ने पहले वाला सेशन देखा होगा, उसमें हमने डिटेल में बात करी थी। अगर ऐसे इथिलीन डाई अमीन जो बाइडेंटेड लिगेंड है, इथिलीन डाई अमीन, और अगर कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड दो प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी सिस वाली फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो ए ऑप्शन में अगर देखो, तो अगर इसमें देखो, दो ये है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये बाइडेंटेड है, तो ये दो मिलाकर के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे, और इन दोनों की मिलकर के 2 आएगी। अब इससे इथिलीन डाइअमीन, ये नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं, अगर इसकी सिस फॉर्म देखो, और ये SCN, ये इसकी सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म में ये सिस्टम, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन होता है, ये अबव होगा और ये बिलो होगा। इसके बाद ये अगर इसमें प्लेन पास करना चाहो, सिर्फ यही हो सकता है, लेकिन ये जो प्लेन जाएगा, ये आगे
ये जो आगे वाला N ग्रुप है इसके पीछे वाला दूसरे साइड में प्रेजेंट है, तो ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो होगा क्या, ये दूसरे वाले में भी देखोगे जब प्लेन पास करेंगे पीछे वाले नाइट्रोजन को आगे वाला नाइट्रोजन नजर नहीं आएगा, जिस वजह से इसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो इनकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और दूसरा, इसमें अगर ये हमने इसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करी है, ये इसकी हमने सिस फॉर्म ड्रॉ करी, अगर ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट में लाई कर रहे हों तो इसी की ही आप ट्रांसफॉर्म भी देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मिल करके ये इथिलीन डाइअमीन बनाएंगे, और ये SCN ग्रुप ट्रांस में प्रेजेंट हो और ये दोनों इथिलीन डाइअमीन भी ट्रांस में प्रेजेंट हो, ये इसी का ही ट्रांस हो जाएगा। इस हिसाब से ए ऑप्शन में हमने देखा कि इस केस में एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिल गई, और दूसरा इसी में हमने पहले सिस फॉर्म बनाई और बाद में हमने ट्रांसफॉर्म बनाई, और सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसकी ही मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, वही मिरर इमेज इसकी ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगी, जिसको हम इनेंशियोमेरिक फॉर्म कहते हैं। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका ही इनेंशियोमर होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये दोनों आपस में सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यही पूछा था कि कौन से आयन ज्योमेट्रिकली भी दिखाएंगे और साथ में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएंगे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बाकी दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में इथिलीन डाइअमीन के 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये रहा बी ऑप्शन। इसमें कोबाल्ट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके टोटल इथिलीन डाइअमीन सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई भी दूसरा लीगेंड प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरा लीगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं लगा सकते, बिकॉज सारे सिमेट्रिकल सिस्टम है, कोई दूसरा लीगेंड होना चाहिए जो कि अपोजिट में प्रेजेंट हो, सब सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो जरूर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे अबव है, ये बिलो द प्लेन जाएगा, ये मान लो अबव है, ये बिलो जाएगा, ये अबव है तो ये बिलो जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएंगे, ये सिस्टम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएंगे, बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड केस में कोबाल्ट के साथ होल 5Cl, तो इस केस को हम सेपरेटली नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सी ऑप्शन में कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन NH3 सारे के सारी जगह ये मोनोडेंटेड लीगेंड की तरह वर्क करता है। 5 NH3 है, 5 NH3 है, पांचों NH3 लगा दीजिए, ये हो गए 5 NH3 और एक रहा Cl। इस पर्टिकुलर केस में तो ना ही सिस ट्रांस मिलेगा और ना ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। इस केस की अगर बात करी जाए तो ना ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये प्लेन जो है ऐसे आप काट सकते हो, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा। और जो सिस ट्रांस दिखाने के लिए एटलीस्ट 2 क्लोरीन तो होने चाहिए थे, एक अकेला तो क्या ही सिस क्या ही ट्रांस, सारे स्ट्रक्चर इसके सिमेट्रिकल ही होंगे, तो ना ही ज्योमेट्रिकल ना ही ऑप्टिकल। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था NH3 का होल 4, अब ये जो केस है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनता है, लेकिन इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। कैसे देखेंगे, जैसे कि कोबाल्ट +3 और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, बस इसमें 2 क्लोरीन है, तो मान लीजिए दोनों क्लोरीन सिस फॉर्म में है, एक इसकी सिस फॉर्म बना लेंगे और इसी की ही एक ट्रांस फॉर्म बना लेंगे। तो ये हमने जो ड्रॉ करी है दिस इज द सिस फॉर्म, और दूसरी जो इसकी ड्रॉ करेंगे अब हम इसका ट्रांस वाला आइसोमर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये क्लोरीन क्लोरीन NH3 NH3
NH3 और NH3, इन सभी सिस्टम्स में ये वाला देखो ये ट्रांस हो गया। इन सभी में देखो पहले वाले केस में ये जैसे सिस ट्रांस है, तो इन दोनों में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हो गए, लेकिन अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें, तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है यहां से आप पास करोगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और अगले केस में देखो ये दोनों सिस्टम्स में अगर यहाँ सेंटर से पास करोगे तो यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। तो जितने भी तीन केसेस हैं, कहीं पे ऑप्टिकल है, कहीं पे ज्योमेट्रिकल अकेला है, और किसी में एक भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों आइसोमेरिज्म है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। कैसे आइडेंटिफाई करना है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन से केसेस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब है जैसे ऑक्टाहेड्रल कोई सेंटर में मेटल होता है और ये बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड फॉर्म में क्या होता है कि ये जो कोई दो बॉन्ड्स हैं, या तो ये बॉन्ड्स बाहर की तरफ आ जाएं, या फिर यही बॉन्ड्स कुछ अंदर की तरफ अगर इनको कर दो, तो एक Z आउट और एक Z इन ये बनता है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। और ये कब पॉसिबिलिटी आती है, ये पॉसिबिलिटी तब आती है जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं, ये पॉसिबिलिटी तब आती है जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने को मिलेंगे। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस किस केस में आते हैं, जहां पर भी T2G या EG शेल जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो, वही केसेस पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस मिलते हैं। अब देखो अगर इसमें अगर देखना है कि GTD दिखा रहा है या नहीं, तो जहां पे भी T2G या फिर EG कोई भी, इन दोनों में से कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल है, कोई भी एक अनसिमेट्रिकल है, तब वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस दिखाएगा, तब वो सिस्टम जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस शो करेगा। तो अब इन सभी ऑप्शंस में यही चेक करना है कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस दिखा रहा है, वही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। अब फर्स्ट में देखो ए ऑप्शन में ये क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये मिलके देगा D4 कॉन्फ़िगरेशन। और H2O अगर क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये मिलेगा आपको वीक फील्ड लीगेंड मिलेगा। अब क्रोमियम जब इसकी शेल स्प्लिट करेंगी, तो ये T2G और EG, ये T2G और ये रहा EG, अब वीक है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल होंगे। और इसके पहले जो कोऑर्डिनेशन वाला सेशन था उसमें हमने बात करी थी सिमेट्रिक वाले केस, जैसे हमने बोला अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाले सिर्फ 3 केस होते थे, या तो पूरे खाली हो, या फिर हाफ फिल्ड हो, या तो फुली फिल्ड हो। अब ये तो ना ही पूरा खाली है ना ही हाफ फिल्ड में ये दोनों भरे होते तो ये हाफ फिल्ड होता, तो ये एक तरीके से हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुली फिल्ड भी नहीं है, तो ये एक अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसा मिला, ये EG अनसिमेट्रिकल मिला। और अगर EG अनसिमेट्रिकल है, कोई भी अनसिमेट्रिकल होगा, तो वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस दिखाएगा। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस मिलते हैं अगर, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। यही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ देखने को नहीं मिल रहा। सेकेंड केस, क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम में होते हैं D3। अब चाहे वाटर स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बने चाहे वीक बने, वैसे तो यहाँ वीक ही होगा अगर क्रोमियम है तो। अब ये स्प्लिट जब करें, ये T2G में और ये रहे EG, ये है EG, इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 1 2 3 ये तो पेयरिंग होती है, जब पेयरिंग होती है चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, तब हम डिसाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का रोल। तो ये चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इस केस में T2G पूरा हाफ फील्ड है तो सिमेट्रिक है, T2G और EG दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस ये नहीं दिखाएंगे। अगले केस में सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में मैग्नीज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
और मैग्नीज अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वाटर यहाँ पे है तो वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अब इसकी जब स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में, ये रहा T2G और ये रहा EG। अब फर्स्ट में ये 5 जो है 1 2 3 4 और 5 ये पूरे के पूरे सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है और ऊपर वाला भी हाफ फिल्ड है, दोनों सिमेट्रिकल हैं। दैट मीन जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। अगले केस में डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में आयरन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स ये भी D5 कॉन्फ़िगरेशन ही है। इसमें अब जो H2O दिया हुआ है प्लस यहाँ पे वाटर, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होती है और वाटर उस केस में सिर्फ कोबाल्ट की +3 के साथ ही स्ट्रॉन्ग बनता है, तो यहाँ अभी भी ये वीक फील्ड लीगेंड ही होगा, ये अभी भी वीक फील्ड लीगेंड ही होगा इसके साथ। ये अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वाटर सिर्फ कोबाल्ट +3 के साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का रोल प्ले करता है। तो जब इसमें स्प्लिटिंग होगी तो ये T2G और ये है EG, ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सी ऑप्शन की तरह ही, तो ये भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस नहीं दिखाएगा। कहीं नहीं थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सिर्फ ऑप्शन ए में थे, इसीलिए ये डिस्टॉर्टेड बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, नेक्स्ट है अब इनमें से कौन से आयन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे, कौन से आयन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं। जीआईसी का ही क्वेश्चन है ये और 2021 का लेटेस्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और अब इन सभी को अगर चेक करें, सभी को अगर चेक करें सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही हैं। निकल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये है D8 कॉन्फ़िगरेशन और साइनाइड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे इसके साथ। अब इस केस में अगर ज्योमेट्री देखें तो हमें T2G और EG में स्प्लिट नहीं करवा के देखना होता। जब हम sp3 और हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तब आपको स्प्लिटिंग वाला नहीं, नॉर्मल डी शेल की ही बात करनी होती है। ये देखो अगर इसमें पेयरिंग हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रही 3D, ये रही 4s और ये रही 4p शेल। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो 4 साइनाइड अंदर वाली डी शेल इन्वॉल्व होती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट मीन्स ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब टेट्राहेड्रल तो नहीं है। अगला पैलेडियम वाला भी है, साइनाइड का केस है तो पैलेडियम, इसमें भी जो D का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी D8 ही होता है। ये अगर देखो पैलेडियम +2 ये भी D8 ही होता है और D8 है दैट मीन्स यहाँ पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग ही है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है। इस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेगा, इसमें भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी, इसमें भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ये स्क्वायर प्लेनर होगा, मतलब ये आंसर तो नहीं है। अगला देखते हैं सी ऑप्शन में, पैलेडियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी जैसे पैलेडियम यहाँ पे था और दूसरे केस में ये हायर ग्रुप के एलिमेंट्स है, हायर पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और पैलेडियम +2 अगर हायर शेल्स इन्वॉल्व होती हैं, हायर ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, इन दैट केस सारे के सारे लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग वर्क करेंगे। क्लोराइड जो अगर आपने 3D सीरीज ली होती वहां वीक होता, लेकिन पैलेडियम है हायर सीरीज है, ये स्ट्रॉन्ग की तरह ही फंक्शन करेगा, तो यहाँ भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी और ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही बनाएंगे। अब लास्टली डी ऑप्शन यही बचा, यही होना चाहिए और यही ही है, निकल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये रहा D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। और अब ये जो निकल है 3D सीरीज का है और क्लोरीन इसके साथ अब वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही वर्क करेगा, यहाँ तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही वर्क करेगा। तो जब इसमें शेल्स को ड्रॉ करोगे, ये रही 3D, ये रही 4s और ये रही 4p, इसमें अब पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली डी शेल में अब कोई खाली नहीं है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी।
ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है दैट मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, यही पूछा हुआ था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला केस देखो, द येलो कलर ऑफ CrO4 इज ड्यू टू, CrO4 माइनस का कलर का रीजन क्या होता है, येलो कलर आता है CrO4 और है इसमें 2 माइनस। इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो X माइनस ये +4 अगर लिखो और -2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी +7, सॉरी ये आ जाएगी +7। तो क्रोमियम इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पूरी की पूरी शेल खाली होती है, क्रोमियम की, ये क्रोमेट इसकी आयन की CrO4 की पूरी शेल खाली होती है, D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये है एक एम्प्टी शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और वैसे अगर क्रोमेट आयन होता जैसे K2Cr2O7 का देखो, K2Cr2O7, इस तरीके के जो केसेस होते हैं जिसमें Cr2O7 2 माइनस, इसमें भी क्रोमियम पूरा का पूरा खाली होता है, लेकिन इनके कलर्स का रीजन, इसमें भी इंटेंस कलर आता है, इंटेंस ऑरेंज कलर आएगा, लेकिन इसमें चार्ज ट्रांसफर रीजन होते हैं, इसमें चार्ज ट्रांसफर रीजन होते हैं, ये आपको जनरली पता होता है। और इसी तरीके से ये जो खाली वाले केसेस है इसका भी जो कलर आता है बिल्कुल इसके कलर का भी सेम ही रीजन है। और जैसे ये CrO4 माइनस, ये CrO4 माइनस, इसी का ये डाइक्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन, दिस इज क्रोमेट आयन जो हमें पूछा हुआ है। क्रोमेट आयन का भी चार्ज ट्रांसफर ही कलर रीजन होता है। अब ये चार्ज ट्रांसफर्स में भी कौन से यहाँ पे होंगे, ये अगर खाली है, देखो चार्ज ट्रांसफर्स होते हैं दो तरीके के, चार्ज ट्रांसफर्स टोटल दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर और दूसरा होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, MLCT और LMCT। अब ये दोनों ट्रांजिशंस कहाँ होंगे, जैसे कि अगर मेटल से लीगेंड में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और लीगेंड में इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और ऐसे केसेस में जो लीगेंड होता है दैट इज पाई एक्सेप्टर लीगेंड, ये पाई एक्सेप्टर होगा। और जब LMCT देखने को मिलता है मतलब लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मेटल को, ऐसे केसेस में लीगेंड होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि सिग्मा डोनर काइंड ऑफ, और जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसलिए उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट मींस मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे समझो मेटल कोई भी है, मान लीजिए आयरन इन द 0, आयरन इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नीचे आते आते ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इनकी बढ़ रही है तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जा रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन रिच होगा और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यही हमें चाहिए होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के लिए, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इसी में ही जो हमने दूसरा केस देखा इलेक्ट्रॉन रिच वाला, ये मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर पहले केस के लिए चाहिए। ये वाला जो केस है मेटल से लीगेंड में चार्ज ट्रांसफर्स करने वाला, इस केस में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच मतलब मेटल होगा इसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर ये लीगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब मेटल है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। और जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं क्रोमियम +7 का, ये मेटल है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो, और दूसरा जो ऑक्सीजन है इसमें जो O2 माइनस लीगेंड है, ये O2 माइनस इसमें लीगेंड है, ये होता है सिग्मा डोनर लीगेंड, ये सिग्मा डोनर ही चाहिए होता है। तो पर्टिकुलरली कौन सा केस बना, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसमें रीजन होता है कलर का। इन सब से समझ में आया कि इसके लिए लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर रीजन होता है, मीटर इसका रीजन होगा लीगेंड टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको 2 लाइन में ही बता सकती थी कि भाई यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, लेकिन इतनी सारी महाभारत मैंने इसलिए आपको बताई है कि आपको ये डिटेल में इससे रिलेटेड चार्ज ट्रांसफर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो रीजन और पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स आते हैं एफ ब्लॉक के और वो भी 4f की सीरीज। ये है 4f की सीरीज, 4f वाले कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। और इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2, ये n-2 4f शेल होती है और f में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी सेल होती है n-1d, d में जो पहला लेंथेनम एटम होता है उसका पहला d में d सीरीज का जो पहला एलिमेंट है उसके बाद ही 4f सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बनती है अगर लेंथेनाइट केस की बात करें। तो लेंथेनाइट्स में, एक्टिनाइट्स में जनरल नहीं होता ये, तो ये 1 से लेकर 0 से 1 तक ही होती है, 0 से 1। और ये 0 किस केस में पॉसिबल होती है? जब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे यूरोपियम और इटर्बियम वो ये काम करते हैं। तो इस केस में डी में 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं। और जो लास्टली बचता है NS में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चेक करिए, यहाँ पे डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, यहाँ में डी में 0 से 1 है और NS में 2, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब इनमें से निकालनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा नॉट मैक्सिमम कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए होगी। अगर CFSC वैल्यू, यहाँ पे एक तरीके से CFSC की ही बात करनी है आपको, अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उस केस में हायर डेल्टा नॉट वैल्यू निकल के आएगी। अब ऑप्शंस में सभी में आपको चेक करना है। तो लीगेंड की स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, ये इन सभी में साइनाइड, वाटर, NH3, C2O4, कार्बोक्सिलेट, अब इन सभी की बात करी जाए तो ये तो सबसे ज्यादा वीक होता है। इनमें साइनाइड होता है मोस्ट स्ट्रॉन्ग, फिर नाइट्रोजन वाले होते हैं, फिर ऑक्सीजन वाले, ये है C2O4 2-, ये वीकेस्ट होगा। तो इसमें से अगर हमें पूछा जाए कि हाईएस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू किसकी आएगी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड होगा, दिस विल गिव हाईएस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट ऐसे आप अप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहाँ फॉलो नहीं हो रहा? टंगस्टन, अगर ये देखें टंगस्टन वाला केस, तो टंगस्टन होता है हायर ग्रुप का, हायर पीरियड का, तो ये आएगा 5D सीरीज में। 5D सीरीज में तो इसका एटॉमिक नंबर शायद होता है 72, और कार्बोनिल है जो ये लीगेंड 6 × में 2, 72 और ये प्लस का 12, ये मिलकर के देगा 84, और 84 नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका सही है। इसके बाद वैसे 36 होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब मॉलिब्डेनम का केस देखो, ये 3D सीरीज वाले 36 इलेक्ट्रॉन काउंट को फॉलो करेंगे और ये वाला 84 के काउंट को फॉलो करेगा। अब इसमें मॉलिब्डेनम का केस देखो, मॉलिब्डेनम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये वाला 4D सीरीज का है, ये है 4D सीरीज का, तो इसमें है 24 एटॉमिक नंबर है मॉलिब्डेनम का, और 6 × में 2, 24 + 12, ये मिलकर के देगा 36 इलेक्ट्रॉन काउंट। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो हो रहा है। कॉपर के केस में एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 29 आएगा कॉपर का एटॉमिक नंबर, और साइनाइड में एक माइनस चार्ज, तो उतना ही इसका डेंसिटी 1, और 4 लीगेंड्स हैं तो 1 × में 4,
और ये -3 मतलब का +3, 29 + 4 प्लस का 3, 7 ऐड करोगे 36 ही आएगा। और लास्ट वाला डी ऑप्शन है वेनेडियम का। वेनेडियम वाले केस में 23 एटॉमिक नंबर होगा और साथ में 6 इंटू में 2, 23 प्लस का 12, ये मिलकर के सिर्फ 35 ही काउंट देगा। यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 को फॉलो नहीं कर रहा, ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस में नहीं जाएगा। जो नोबल गैसेस होती हैं कौन कौन सी होंगी? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। अब इन सभी में जैसे मॉलिब्डेनम हमने बोला, ये इस ग्रुप का तो नहीं होता, इसी में ही आपको 29 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि उसी की सीरीज का होगा, तो ऑलमोस्ट आप उसी की सीरीज के ले लोगे तो भी काम बन जाएगा, तो इन सभी में से वेनेडियम इसका राइट आंसर होगा। वेनेडियम इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट में है कि गैडोलिनियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? गैडोलिनियम 4f सीरीज का है, गैडोलिनियम 4f सीरीज का है। लेंथेनॉइड में अगर बात करें तो स्टार्ट होती है सीरियम से, और +3 यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है। सारी अगर सीरीज देखोगे तो गैडोलिनियम सेंटर पे आता है। ये हमने सारे एलिमेंट्स इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख लिया। अगर ये सीरीज लर्न होगी तो गैडोलिनियम के अलावा कोई भी पूछा जाए वो आप बता पाओगे। +3 में है तो जो डी में इलेक्ट्रॉन है और 2 एस के इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो इसका F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F में 8, F में 9, F में 10, F में 11, F में 12, F में 13 और F में 14, ये सारे आपको इसमें से आराम से पता चल जाएंगे अगर ये सीरीज पता हो। बाकी गैडोलिनियम की बात करें तो ये सेंटर का हमने बात करी थी कि पहले ही कि ये सेंटर का होता है, तो सेंटर में अगर F शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस पर्टिकुलर अगर बीच वाला एटम है तो हाफ फिल्ड होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रहा गैडोलिनियम 4f7, तो ये शेल इसकी हाफ फिल्ड होगी। 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, यही पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट में बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि बॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस लग रहे हो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो होता क्या है, ये एक तरीके का वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन ही तो है। अगर वाटर मॉलिक्यूल में ही इंट्रैक्शन देखो तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ये कुछ इस तरीके से इंट्रैक्शन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले पार्ट से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगले मॉलिक्यूल के पार्ट से। ऐसा ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, कुछ ऐसा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो यस, इसमें वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, तो ये इंट्रैक्शन एक तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ही होते हैं। ये इंट्रैक्शन एक तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ये हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है। अगर इसका एमओ डायग्राम देखो तो हीलियम में 1s शेल ही होती है, तो हम इसकी 1s शेल, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों साइड हमको हीलियम लेना है, तो He2 मॉलिक्यूल होगा। इसका एक ये बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और इसी का ही सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आएगा, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। NH3 इज पिरामिडल स्ट्रक्चर, यस इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होता है, ये तो आपको आंख बंद करके पता ही है अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो। ये शेप इसका कुछ इस तरीके से आएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और पिरामिडल इसका शेप होता है, जिसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट में दे रखा है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर रिपल्शन, नहीं, ये इसने उल्टी बात कर दी, क्योंकि जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर
रिपल्शन, ये सबसे ज्यादा होता है बिकॉज लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे भी किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। और जो बॉन्ड के, जैसे ये बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दो एटम्स के बीच में बंधे हुए हैं। जैसे कि अगर आप खुद सोचो, अगर आप घर पे हो अपने और मम्मी और पापा दोनों प्रेजेंट, ये है मम्मी ये है पापा, दोनों प्रेजेंट है, तो आप चुपचाप बैठोगे, शांति से बैठोगे। लेकिन अगर मान लीजिए पापा बाहर चले गए, आप मम्मी के कंट्रोल में हो सिर्फ, तो फिर आप अकेले बैठे रहोगे और बहुत उधम मचाओगे। तो लोन पेयर वही है, सिर्फ मम्मी के कंट्रोल में है। और ये हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड पेयर है, ये मम्मी पापा दोनों के कंट्रोल में है, उनके बीच में है। शैतानी नहीं करेगा तो ये आराम से बैठा रहेगा, कोई रिपल्शन और कोई शैतानी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जो लोन पेयर है वो अकेला बैठा हुआ है, तो वो फुदकता रहेगा और रिपल्शन क्रिएट करेगा। और जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा, जैसे आपके भाई बहन ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा लड़ाई होगी, ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा। इसलिए लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये है रिपल्शन का ऑर्डर, और इसमें इसका जस्ट रिवर्स गिवन है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स ऐसे होते हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है लीगेंड्स। एसिड्स तो नहीं होते बिकॉज एसिड्स लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, मतलब इनके खुद के पास तो नहीं होगी, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। बेसिस लोन पेयर डोनर होंगे, और लोन पेयर डोनर है मतलब ये इनके पास लोन पेयर होने चाहिए तभी तो डोनेट करेंगे, इसीलिए ये बेसिस कहलाते हैं। नीदर एसिड्स नॉर बेसिस, नहीं। सम आर एसिड्स सम आर बेसिस, नहीं भाई, कोई एसिड तो हो ही नहीं सकता। एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और लीगेंड के पास लोन पेयर्स हैं, एक्सेप्ट नहीं करता, ये डोनर का काम करते हैं किसी भी मेटल के लिए। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट में अब फिर से जीआईसी का है और आईयूपीएसी नेमिंग से पूछा हुआ है। आईयूपीएसी नेमिंग पूछी है और ये आपको ONO दिया है, तो सीधा अटैचमेंट देखना है और बहुत ही इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नेम में ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नाइट्राइटो है, ये ONO नाइट्राइटो होगा, एक तरीके से NO2 ही है, उसका अटैचमेंट डिफरेंस है। NO2 दो तरीके से बाइंड कर सकता है, या तो नाइट्रोजन के थ्रू, या तो ये नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से बाइंड हो, या फिर इसकी ऑक्सीजन वाली साइड से, या फिर इसकी ऑक्सीजन वाली साइड से जब ये मेटल से बाइंड हो, ये दो यहाँ पे शो करे गए। इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये ONO लिखा है, मतलब ये है ONO जहां ऑक्सीजन से अटैचमेंट हो, और ये वाला होता है NO2 अगर इस तरीके से गिवन होता है। और साथ में ये नाइट्राइटो है और ये दूसरा NH3 अमीन नाम से आएगा। और अमीन और जो नेमिंग होती है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, तो अमीन पहले आता है और N अमीन का A पहले आता है और नाइट्राइटो का N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा। तो इसी वजह से नेमिंग हम पहले अमीन लीगेंड के लिए करेंगे। 5 है तो कितना होगा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। इसके बाद ये ONO, इस ऑप्शन से देखो पहले ही इसने नाइट्राइटो जहां कर दिया वो ऑप्शन कट जाएंगे, पेंटा अमीन और नाइट्राइटो है और ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, नाइट्राइडो है और ऑक्सीजन से अटैचमेंट है। और फिर उसके बाद कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, कोबाल्ट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड जो सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करनी हो, लेटर सपोज ये जो कोबाल्ट है उसकी X मान लो, NO2 जो है ये NO2 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, NO2 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो X, और इसमें माइनस का 1, और ये कॉम्प्लेक्स है Cl2 तो इसमें बाहर +2 होगा, अमीन न्यूट्रल होगा, ये बराबर हो जाएगा +2 और X की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। ये इस तरीके से आप इसकी कोऑर्डिनेशन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे भी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ इससे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको चार, यहाँ टेबल में ये आपको एक सेंटेंस लिखा है, उसी के बेसिस पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस ये प्रॉपर्टी शो करेंगे ये बोला है, तो कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है। फर्स्ट में है T2G एंड EG ऑफ इक्वल एनर्जी जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हो, चाहे ऑक्टाहेड्रल बने चाहे टेट्राहेड्रल बने, सेम एनर्जी तो कभी नहीं होती T2G EG की। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर बन रहे हैं तो हमने बात करी थी कि T2G की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू EG, EG हायर एनर्जी के जाते हैं। और यही पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यही नहीं है करेक्टली मैच्ड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगले में है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ही T2G हैज लोअर एनर्जी देन EG, बस यही दिया है जो हमने यहाँ बात करी कि T2G हैज लोअर एनर्जी देन EG, बिल्कुल सही है। T2G लेवल्स हैज हायर एनर्जी देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल की हमने स्प्लिटिंग कराई थी कि ये नीचे इसका E आता है ऊपर T2 आता है, इसने G रेड ले लिया लेकिन लेना नहीं चाहिए था, बाकी T2 लेवल इसमें हायर होता है और E लेवल इसका लोअर होता है, तो ये करेक्ट है, बाकी इसको G रेड नहीं लिखना चाहिए था। एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG लेवल इज डिनोटेड बाय 10dq ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये तो जैसे T2G हमने EG चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल, वैसे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की, तो ये T2G लेते हैं और ये EG लेते हैं। हम इसमें बोलते हैं कि ये जो शिफ्ट है ये सेंटर के नीचे से ये वाला माइनस का 0.4 डेलो होता है, ऊपर वाला जो है प्लस का 0.6 डेल ओ होता है। और ये डेल ओ की हमने बात करी थी, लेकिन अगर DQ के टर्म्स में बात करें तो यही एनर्जी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का, यही एनर्जी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 DQ के बराबर होती है, ये 10 DQ के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो दिया हुआ है कि दोनों के बीच का गैप कितना होता है 10 DQ, दिस इज ऑल्सो राइट। अब नेक्स्ट में है कि इनमें से कौन से आयन पेयर्स दोनों के दोनों कलर्ड होंगे, तो कलर्स शो करने के लिए अगर चार्ज ट्रांसफर्स उसमें नहीं प्रेजेंट है, चार्ज ट्रांसफर्स अगर नहीं प्रेजेंट है, और चार्ज ट्रांसफर्स कैसे पता कर सकते हो, पूरा का पूरा कंपाउंड पता होना चाहिए, वो पूरा आयन होता है, एक सिंगल एटम की बात करो, जैसे ये सिंगल आयंस हैं, इनमें चार्ज ट्रांसफर नहीं आएंगे, ऐसे केसेस में आप ये देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट। और यही अगर कलरलेस हैं तो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे उस केस में। फर्स्ट में देखिए अगर ए ऑप्शन की बात करें लेंथेनम प्लस थ्री एफ ब्लॉक में अगर देखो तो F0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये कलरलेस होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयरिंग अनपेयरिंग की बात ही नहीं आएगी, कलरलेस होगा। और इसी के साथ जो सीरियम +3 दिया था F1 कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कलर्ड था लेकिन दोनों ही कलरलेस होने चाहिए थे तब बात बनेगी, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। किसकी वजह से काटा हमने, लेंथेनम की वजह से काटा। बी ऑप्शन देखिए Pr+3, हमने पूरी सीरीज अभी F ब्लॉक की देखी थी, ये कौन सा आता है, ये सीरियम के जस्ट बाद ही आता है। F2 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट होंगे तो ये कलर्ड होगा। और इसी के साथ साथ कैडमियम +2 है डी ब्लॉक का, ये है डी ब्लॉक का, और ये है डी ब्लॉक में होने के बाद लास्ट एलिमेंट आता है डी में 10 कॉन्फ़िगरेशन, इसी वजह से फुली फिल्ड हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इन केसेस में एक में कलर्ड है और एक में कलर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये बी हो गया। अब एक सेकेंड, ये वाला हमने कौन सा Pr+ डिस्कस किया, उसके साथ कैडमियम, अच्छा ये दूसरा डिस्कस कर लिया, ये दूसरा इसका पेयर था ही नहीं, इसको चलो चेंज करते हैं, इसके साथ Nd+3 दिया हुआ था, इसके साथ Nd+3 दिया हुआ था, और Nd+3 में इसी के बाद ही जस्ट लाई करता है, इसी वजह से ये तो कलर्ड होगा, तो ये पेयर N = 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों के दोनों कलर्ड हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन ही राइट आंसर आएगा, क्योंकि हमने दोनों के अपोजिट उठा लिए थे, ये दोनों कलर्ड होंगे।
अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में है जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2 भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, कैडमियम प्लस 2 भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0, और क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है इसी वजह से बोथ आर कलरलेस। लास्ट ऑप्शन जिंक तो वैसे भी कट जाएगा। और कैल्शियम प्लस 2 की बात करें तो इसमें भी कैल्शियम प्लस 2 की अगर बात करें तो इस केस में अगर हो देखो तो ये होता है नियरेस्ट नोबल गैस, सॉरी ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये नियरेस्ट नोबल गैस ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसके बाद जो 3,4s शेल स्टार्ट होती है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कलरलेस ही होते हैं, ये भी कलरलेस ही होते हैं। इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं दो आपको और इनमें से बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जीआईसी का ही क्वेश्चन है ये। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आप देखो कोबाल्ट, यहाँ पे ये कार्बोनिल नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट होगा, कार्बोनिल नहीं होगा। ये सी ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ओ यहाँ स्मॉल होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बोनिल हो जाएगा अदरवाइज। CO प्लस थ्रू क्लोबाल्ट है। और ये NH3 अमीन है 5। NO2 ये वही लीगेंड है जो हमने अभी डिस्कस किया जिसकी अटैचमेंट डिफरेंट थी IUPAC नेमिंग में। और ये है +2 ओवरऑल, +2 ओवरऑल चार्ज है। और इसी के साथ जो दूसरा गिवन है कोबाल्ट +3 और NH3 का होल 5 और दिया हुआ है ONO, इट गिव्स 2+, यहाँ चार्ज है। अब इसमें देखो इन दोनों ही केसेस में जो आइसोमेरिज्म शो होगी पूरे के पूरे केसेस में, यहाँ जो NO2 है ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड है मेटल और यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ये अगर अटैचमेंट लीगेंड की डिफरेंट एटम्स के थ्रू होती है तो ये लिंकेज आइसोमर्स होंगे, तो ये इसमें लिंकेज डिफरेंट है, लिंकेज डिफर कर रही है, इसीलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म ही दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर ये है बी करेक्ट। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये स्फीयर के बाहर दूसरे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज चेंज हो जाएं तब कोऑर्डिनेशन पोजीशन भी नहीं होगा, हाइड्रेशन भी नहीं होगा। हाइड्रेशन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल गिवन है और ये टेबल से प्रॉपर्टीज को मैच करना है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन सही दिया हुआ है उससे ही मैच करना है। ये भी जीआईसी का ही क्वेश्चन है, ये भी जीआईसी का ही क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चल जाएंगे कि बहुत हाई लेवल में नहीं जाना है आपको, एवरेज से आपका काम पीजीटी में चल जाता है। ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में गिवन है क्रोमियम, क्रोमियम है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो ये Cl, अगर इसमें X है और Cl की -2 इज इक्वल टू प्लस का 1, ये आ जाएगी इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्रोमियम इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके साथ क्रोमियम इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसमें T2G और EG में स्प्लिट करो तो D3 तक तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो चेक करने की नीड ही नहीं है, चेक करने की नीड ही नहीं है। ये 3 फिल हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G में 3 और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स, T2G में 3 और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैच कर चुका है थर्ड से। अगर ये पहला थर्ड से मैच कर गया तो सारे ऑप्शन काट दो, ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। एक से ही बात बन जाती है मैच द फॉलोइंग में। बाकी अगर बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में क्रोमियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ये साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और क्रोमियम है ये D4। तो पेयरिंग अब इस केस में अगर हो जाएगी तो T2G में सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो अगर T2G 4 है, EG 0 है, तो ये मैच कर रहा है फर्स्ट से। ये रहा बी, देखो फर्स्ट से मैच कर गया। और ये इसके बाद है क्रोमियम कार्बोनिल 6, क्रोमियम 0 है, कार्बोनिल क्योंकि न्यूट्रल लीगेंड होता है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लीगेंड होता है, तो कार्बोनिल न्यूट्रल है तो क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 4s2 और 3d में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, तो इसकी जब आप मैच करवाओगे तो T2G में इसका अगर कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन लो,
इसका अगर कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो D6 होगा। सारे के सारे, एक तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे जो है T2G में ही आ जाएंगे, और T2G 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है तो T2G 6, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स, T2G 6 और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से लास्ट वाले का भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीलेट लीगेंड। चीलेट लीगेंड कौन सा होगा, मतलब कि जो चिलेशन दिखा पाए, एक चिलेशन रिंग सी बन जाए, एक से ज्यादा डेंटिसिटी साइट होनी चाहिए उसमें, एक से ज्यादा उसमें बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए। अगर देखो एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके अलावा ऑक्जेलेट अगर देखो, इसके अलावा ये तो A हो गया, B है साइनाइड, साइनाइड CN माइनस, इससे भी बात नहीं बनेगी, इससे भी बात नहीं बनेगी। सी ऑप्शन में ऑक्जेलेट, तो ये C2O4 माइनस होता है तो COO माइनस, और इसी के साथ इसमें आता है COO माइनस, ये चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। इसी के अलावा B हो गया, C हो गया, और D ऑप्शन में है अमोनिया। अमोनिया भी सिर्फ एक ही साइड से बाइंड कर सकता है, तो ओवरऑल इसमें ऑक्जेलेट एक रिंग क्रिएट कर देगा। जहां पे रिंग काइंड ऑफ क्रिएशन आपको दिखेगी वही चिलेटिंग लिगेंड कहलाएंगे। अब विच लिगेंड इज बाइडेंटेड, मतलब एक से ज्यादा डेंटिसिटी दिखाए, एक से ज्यादा डेंटिसिटी दिखाए, eta2 डेंसिटी होनी चाहिए। EDTA, EDTA बाइडेंटेड नहीं, ये हेक्साडेंटेड होता है। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आती है इसकी वजह से। और इसके अलावा बी ऑप्शन में एसीटेट आयन CH3COO माइनस, इसमें एक चार्ज है जिसमें भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज उनकी डेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीज आर मोनोडेंटेट ओनली, दीज आर मोनोडेंटेट ओनली। और कहाँ से डोनेट करते हैं ये, CH3 C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे माइनस, बस यहां से ही डोनेट करेंगे, अदरवाइज दूसरी साइड से डोनेट करेंगे, इसमें रेजोनेंस करके डोनेशन एक ही का होगा। और पिरिडीन, पिरिडीन में, पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये बेंजीन कैसी रिंग होती है और नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम की तरह यहाँ प्रेजेंट होगा, और सिर्फ ये नाइट्रोजन के जो लोकलाइज्ड पेयर होते हैं सिर्फ इससे डोनेशन पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो मोनोडेंटेट ओनली। अब लास्ट वाला है इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन होता है बाइडेंटेड, इसके बारे में तो हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कशन किया है। इसको EN से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन स्ट्रक्चर देखिए, CH2 इथिलीन बना दो, और डाइअमीन दोनों ही कार्बन से एक एक NH2 ग्रुप, और ये जो दो नाइट्रोजन है ये दोनों डोनेट करते हैं एक ही मेटल सेंटर को, एक ही मेटल सेंटर को, दैट्स व्हाई दीज आर बाइडेंटेड लिगेंड, दीज आर बाइडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट है अब कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू व्हेन द लिगेंड फील्ड इज इन, कि कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें बोल रहा है कि कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोबाल्ट +2 का अगर कॉम्प्लेक्स है तो पहली चीज तो ये कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके केस में बोला है कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कम होगी। इसके हिसाब से बोल रहा है दैट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कम होगी। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कम होती है दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम होंगे। इसमें इसके हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस हैं दैट मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से बना सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होने चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। ऑप्शंस में देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की भी बात करी गई है, तो देखो वीक तो होगा नहीं, वीक वाले तो वैसे ही काट दो। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में भी कौन से में जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा वहां पे उतना ही कम उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम कोबाल्ट +2 को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट कराते हैं,
ये D7 कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो ये T2G और EG, और ये है एक तरीके का अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करवानी है 1 2 3 4 5 6 ये 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा। अगले केस में अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड देखें तो फिर ये है ये बनेगा E और इसके हायर में आएगा T2। 1 2 3 4 ये पेयरिंग करवा दी। 5 6 7 ये हो गया टेट्राहेड्रल फील्ड में कोबाल्ट +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। तो अब यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, इसका हाई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हाई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। बिकॉज अगर 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो आप स्पिन ओनली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट n+2 बोर मैग्नेटॉन वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये वैल्यू ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लोवेस्ट रहेगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि एल्कली मेटल्स हैव वीक टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ यूनिडेंटेड लिगेंड्स ड्यू टू। तो एल्कली मेटल्स की टेंडेंसी कम होती है टू फॉर्म यूनिडेंटेड लिगेंड्स, मतलब कि डेंटिसिटी 1, यूनिडेंटेड यानी कि डेंटिसिटी 1, तो इसकी वीक टेंडेंसी होती है। एल्कली मेटल्स मान लीजिए जैसे सोडियम है, ये स्टार्टिंग वाले जो एल्कली मेटल्स हैं दीज आर ऑफ ग्रुप नंबर 1। तो जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, इनमें क्या होता है ये स्टार्टिंग के मेटल्स होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, ये होते हैं लार्ज साइज के होते हैं। और इसमें लिखा है पोलराइजिंग पावर के बेसिस पे आंसर आना है, पोलराइजिंग पावर और साइज। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ये एक फोजान्स के अकॉर्डिंग रूल था, इसी का वाइस वर्सा ट्रू है। मतलब कैटायन का साइज यहाँ पे ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगी और वो कोवेलेंट कैरेक्टर कम दिखाएंगे। तो ये जो है लार्ज साइज के हैं तो इनकी पोलराइजिंग पावर कम है, इनकी पोलराइजिंग पावर लेस है। तो ये पर्टिकुलरली इसी वजह से लेस, एक तरीके से लो डेंसिटी दिखाते हैं, ये लो डेंसिटी दिखाएंगे। तो रीजन है लिटिल पोलराइजिंग पावर। अगला क्वेश्चन देखो, और इसमें है कि फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है आपको, और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर एटम इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ गिवन है, और इनमें से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन एज पर सिलेक्शन रूल। तो इसमें ट्रांजिशन करवाना है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है यूपीपीजीटी 2021 का, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेट लेवल का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है दैट अगर ट्रांजिशंस हो रहे हैं चेंज इन द स्पिन शुड बी 0। ये सिलेक्शन रूल है स्पिन के लिए, और लेपोर्टे में यही +-1 होता है, लेकिन वो उसकी नीड नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन रूल डेल्टा एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी वो स्पिन अलाउड होगा, ये होगा तभी स्पिन अलाउड होगा और ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट में है T2G1 और EG1, सॉरी T2G6 और EG1, T2G6 और EG1। इस केस में अगर T2G और EG, T2G में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, EG में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें अगर आप ट्रांजिशन करवाओगे तो चेंज होने के बाद कन्वर्ट किस में होगा, ये चेंज हो जाएगा T2G EG कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्पिन यहाँ से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, यहाँ जहाँ उसको खाली मिल चुका है, यहाँ जहाँ उसे खाली मिल चुका है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने थे, 1 थे,
और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 3 हो चुके हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा स्पिन यहाँ चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ से इधर जाने पे डेल्टा एस इज नॉट 0, तो ये स्पिन फॉरबिडन होंगे और ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। यही ट्रांजिशन नॉट अलाउड होगी, यही पूछा था फॉरबिडन वाला, ए ही फॉरबिडन है, इसी वजह से ये स्पिन फॉरबिडन होगा। दिस इज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगले केस में देखो T2G, बाकी वाले कैसे अलाउड है वो भी देख लेंगे, T2G3 और EG0, T2G3 और EG0। इस केस में T2G EG, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका अगर आप ड्रॉ करो कि जब चेंज होने के बाद इसमें अगर ट्रांजिशंस होते, ट्रांजिशंस होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर चुका है ऊपर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा करके आप ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ रख दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर पे भी 3 है, तो यहाँ स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पिन में चेंज नहीं है तो ये अलाउड होगा, इसी वजह से ये स्पिन अलाउड है। अब नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी में दिया हुआ है T2G6 और EG2, T2G6 और EG में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ड्रॉ करेंगे, ये है T2G, दिस इज EG, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका जब हम ट्रांजिशंस करवाएंगे तो कैसे ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ट्रांजिशंस जो करवाओगे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जा सकता है दूसरे में, क्योंकि अब यहाँ पे कोई खाली नहीं है तो वो पेयरिंग ही होगी, पेयरिंग ही होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आप इस केस में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका है, कहाँ गया है, ऊपर की तरफ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैच करिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर पे 2 थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर 2 थे, इस केस में एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, तो ये दोनों ही सेम है, स्पिन यहाँ भी 0 चेंज हुआ है, तो ये भी अलाउड है, दिस इज ऑल्सो अलाउड। और लास्ट वाला डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है, T2G6 और EG3, T2G6 और EG में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अगर ड्रॉ करें, ये है T2G, दिस इज EG, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करोगे 6 हैं यहाँ पे, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जब ट्रांजिशंस होंगे तो ये ट्रांजिशंस को देखते हैं कैसे हो सकते हैं। इन केसेस में अगर ट्रांजिशन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चला जाएगा ऊपर, यही पॉसिबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उठाना है इधर से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठेगा और ये चला गया ऊपर की तरफ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले केसेस में यहाँ पे 1 था और अगला जब ट्रांजिशन हुआ यहाँ 1 ही बचा है, तो यहाँ पे भी स्पिन में 0 चेंज है, स्पिन में 0 चेंज है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन, इट इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन। और जो स्पिन की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही वो डायरेक्टली रिलेट करी जाती है, तो स्पिन से ही आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पिन से ही वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्पिन इज हाफ, तो यहां से ही आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहां से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुज सेंट्रल कैटायन है सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, द डेल्टा नॉट वैल्यू डिक्रीज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कह रहा है कि जो कैटायन है सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स के बदलने से डेलो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जरूरी नहीं है ऐसा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से उसकी वैल्यू इंक्रीज ही हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट क्यों नहीं है, देखो जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वेनेडियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है
तो ये इलेक्ट्रॉन सॉरी वेनेडियम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का लो तो ये रहे इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डेलो की वैल्यू निकालोगे नीचे माइनस का 0.4 डेलो होता है और ऊपर हायर वैल्यू निकल के आती है। ऊपर इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी, ये 0.6 डेलो। CFSC निकालोगे तो 3 इंटू में ये 0.4, ये डेलो की वैल्यू, तो ये वैल्यू माइनस का 1 पॉइंट, ये इतनी कुछ वैल्यू आ जाएगी। माइनस यहाँ पे ये सिर्फ एनर्जी रिलीज को बताता है, आपको मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। अब इसी में ही अगर हम हायर नंबर पे मूव करें और ये हम अगर लास्ट एलिमेंट अगर हम जिंक +2 की केस की देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ सॉरी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना, ये तो D3 वाला केस था और ये D10, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। लेकिन यहाँ अगर आपने T2G और EG की वैल्यू देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फुली फिल्ड है, ये पूरा का पूरा फुली फिल्ड है और इसकी CFSC वैल्यू निकल के आएगी 0। तो ये वैल्यू आपकी डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बढ़ी नहीं है, ये 0 हो चुकी है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है ये वैल्यू, तो ऑप्शन ये गलत होगा। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुज सेंट्रल कैटायन हैज अ स्टेबल कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ d orbital is different, the value of del O and increases with the increase in the value of n। तो इस केस में क्या कह रहा है कि सेंटर कैटायन में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और n की वैल्यू d ऑर्बिटल में डिफरेंट होने से n की वैल्यू डिफरेंट होने से del U की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं होता कि del U की वैल्यू इंक्रीज ही हो जाए, ये उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एक सेकेंड, ये है अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब अब हायर सीरीज में 3D से 4D से 5D में मूव कर रहे हो, नीचे आने पे क्या होता है कि सारे के सारे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो यस ये बिल्कुल सही होगा, ये CFSC वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी, तो यस बिल्कुल ठीक है ये वाला। लास्ट में वीक मेटल लिगेंड आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पावर ऑफ डिवीजन ऑफ d ऑर्बिटल इन द कैटायन एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ऑप्टेन, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। लास्टली ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द बाइंडिंग ऑफ साइनाइड लिगेंड विथ मेटल आयन टेक्स प्लेस थ्रू, इसमें किसके थ्रू यहाँ बाइंडिंग होती है, साइनाइड लिगेंड की। तो साइनाइड C++N, तो ये साइनाइड में नाइट्रोजन नहीं, इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड का मतलब है कि ये एक साइड से ज्यादा, इसकी कार्बन से भी बाइंड कर सकता है और ये नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कैन बाइंड विथ मेटल विथ वन मतलब मोर विथ मोर देन वन साइड। एक बार में डोनेट तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन कार्बन के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन साइनाइड के थ्रू भी, बट मोस्टली वो कार्बन से ही जाता है, बट मोस्टली बाइंड वाया कार्बन एटम ओनली, मोस्टली वो कार्बन एटम के थ्रू ही बाइंड करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों के थ्रू ही बाइंड करता है, टेक्स प्लेस थ्रू। तो ये एम्बीडेंटेड है लेकिन मोस्टली वो कार्बन के थ्रू ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जैसे कार्बन है, अगर कार्बन के थ्रू जा रहा है मेटल पे तो इसको साइनाइड कहा जाता है, और वैसे अगर NC नाइट्रोजन के थ्रू अगर जाता है मेटल पे तो ये आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है। तो बाइंडिंग ऑफ साइनाइड लिगेंड विथ अ मेटल टेक्स प्लेस थ्रू मोस्टली उसकी कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। वैसे तो देखना जाए तो अगर दोनों ऑप्शंस गिवन है तो ये दोनों के थ्रू ही ये बाइंड करता है, दोनों के थ्रू ही ये बाइंड कर सकता है, लेकिन मोस्टली बात करें तो वो कार्बन के थ्रू ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है CFSC का है। CFSC अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो उनमें कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। इसमें अगर CFSC वैल्यू D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन है और ये है वीक लिगेंड, अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। और ये रहा T2G टेट्राहेड्रल में है या ऑक्टाहेड्रल में, ये है डेल O यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड ही, ये दूसरा हो जाएगा EG। वीक है तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे है एनर्जी,
नीचे कितनी आती है माइनस का 0.4 डेल ओ, और ऊपर वाली होती है प्लस का 0.6 डेल ओ। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में माइनस का 0.4 डेल ओ प्लस का 1 इंटू में 0.6 डेल ओ, और ये मिलके देगा ये 2 डेल ओ माइनस, सॉरी ये माइनस का 2 डेल ओ प्लस का 0.6 डेल ओ, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 1.4 माइनस का 1.4 डेल ओ, 1.4 डेल ओ इसकी रहेगी। ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस की थी और ऊपर वाली प्लस की थी, तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ये वैल्यू, अच्छा ये वीक फील्ड है और D7 कॉन्फ़िगरेशन है, ये वीक फील्ड है और ये वैल्यू, अच्छा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ इसीलिए ही वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसीलिए ही ये वैल्यू मैच नहीं कर रही। ओके, ये तो यहाँ पे इरेज हो चुका है, ये वैल्यू तो यहाँ इरेज हो चुकी है। ये दूसरे साइड में आपको दिखेगा, ये दूसरी स्लाइड में आपको नजर आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा ही लिखना पड़ेगा तभी बात बनेगी, इस क्वेश्चन को दोबारा ही लिखना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ पे इरेज हो चुका है। चलो D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो ये अगर हम वीक फील्ड में देखते हैं D7 T2G EG, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। नीचे वाले माइनस का 0.4 डेल ओ एनर्जी में है और ऊपर वाले 0.6 डेल ओ पॉजिटिव वाले होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 0.4 डेल ओ प्लस का 2 इंटू में 0.6 डेल ओ, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 डेल ओ प्लस का 1.2 डेल ओ। अब 2 में से 1.2 यहाँ पे ऐड किया है माइनस से, तो ये वैल्यू माइनस का 0.8 डेल ओ निकल के आ जाएगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो ये वाले ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है, अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा, अब इस केस में ये T2G और ये EG 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनस का 0.4 डेलो में, और एक ही इलेक्ट्रॉन है इन द 0.6 वाले में, 0.6 वाले में, तो ये मिलके वैल्यू आएगी 2.4 डेल ओ प्लस का 0.6 डेल ओ। ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आएगी, माइनस का 1.8 डेल ओ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ गए। पहले पूछा किसका था, पहले वीक का ही पूछा था, बाद में स्ट्रॉन्ग का, तो ये 0.8 और ये 1.8 वैल्यू, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसमें से CFSC का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। कोऑर्डिनेशन के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें PGT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।